Good morning, everyone. Today, we are starting with the next important topic, that is export import policy. It is also called as EXIM policy. EXIM stands for EX stands for exports and IM stands for imports. In this chapter, we are discussing about the foreign trade policy. What are the provisions of the latest policy, EXIM policy? What steps are being undertaken by the government for improving the status of export and import in the economy? Then, uh, how these exports and imports have contributed in the various sectors of the economy? What are the objectives of the EXIM policy? What are the important provisions and guidelines which have been set for the latest EXIM policy, and how this policy in totality will be going to boost the economic growth? So we would be discussing about all these things. I would be sharing with you a brief PPT in which we would be covering various aspects of export and import policy. Now, if we look at this, first is meaning. Now, what is meaning of EXIM policy? EXIM policy governs your exports from and imports into the country. EXIM पॉलिसी का मतलब होता है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को और इंपोर्ट्स को कंट्री के अंदर किस तरीके से मैनेज करें. इसको हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी बोलते हैं. इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपनी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को कंट्री के अंदर कैसे इम्प्रूव करें बाय एनकरेजिंग द एक्सपोर्टर्स, कि हमने फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि जितने ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगे उतना ज़्यादा हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा. एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज, और इंपोर्ट का मतलब होता है बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो एक अच्छी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी की डेवलपमेंट के ऊपर. जैसा मैंने बताया कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, बहुत सारी हेल्प और फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रही है एक्सपोर्टर्स को, ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स को एनकरेज कर सकें. और ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज करती है इंपोर्ट्स के ऊपर, लाइक इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट कोटाज या इंपोर्ट लाइसेंसिंग की फॉर्म में, इंपोर्ट ड्यूटीज़ की फॉर्म में, कुछ स्पेसिफिक गुड्स की इंपोर्ट पर बैन लगाकर. इनका ऑब्जेक्टिव यही होता है गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस लगाने का, कि हम अपने अननेसेसरीली इंपोर्ट्स को रोक सकें. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है प्रायर टू 1985 यूज्ड टू अनाउंस सेपरेट पॉलिसीज फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स for the period of 1 year. But now the government of India has decided to increase the validity of the policy. अब इसकी पॉलिसी की जो टाइम पीरियड है, जो वैलिडिटी है, वो बढ़ गई है. वो 1 year से 3 years की हो चुकी है. और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम इन 1985 जो है ये पॉलिसी अनाउंस की थी, जिसको हम बोलते हैं EXIM पॉलिसी. अब ये 5 year पॉलिसी फ्रेम जो है ये हर साल एडजस्ट किया जाता है. कोई भी नई डेवलपमेंट होती है, कोई भी नई प्लानिंग होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम इस EXIM पॉलिसी को एडजस्ट करते हैं. ओके, तो इसमें सारी चीज़ों का, सारी बातों का ध्यान रखा गया है. क्या क्या हमने फिजिकल इंसेंटिव्स लिए हैं, क्या क्या इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हुए हैं, क्या क्या प्रोसीजरल रैशनलाइजेशन हुआ है. ठीक है, मार्केट एसेस कैसे हम बढ़ा सकते हैं और डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं अपने एक्सपोर्ट मार्केट को. नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 2004-2009.
ये EXIM policy 2004-2009 was announced by Union Commerce and Industry Minister of GOI. GOI stands for your Government of India, and it was announced on August 31, 2004. Okay, so what was happened that at that time, that when United Progressive Alliance UPA government was formed, it was headed by Dr. Manmohan Singh. Okay, at that time various provisions, various developments were taken place, and main focus was on promoting इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया उस टाइम पर कि हम अपने फॉरेन ट्रेड को किस तरीके से इम्प्रूव करें। तो ये जो पॉलिसी है 2004 और 2009 की, इट टेक्स एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि हम इंडिया का शेयर जो है ग्लोबल ट्रेड में किस तरीके से इम्प्रूव करें। ठीक है, बाय 2009। ओके, नेक्स्ट इज कि हम फॉरेन ट्रेड के प्रोसेस को किस तरीके से सिंप्लीफाई करें। नेक्स्ट, हम किस तरीके से एटमॉस्फेयर जो है ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का बिल्ड करें फॉरेन ट्रेड की ट्रांजैक्शंस में। ओके, कि जब भी हम काम करते हैं आपस में जो है ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट, टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चरल नेटवर्क। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चरल नेटवर्क होना चाहिए ताकि आप फॉरेन ट्रेड को बूस्ट कर सको, फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज कर सको। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एरियाज विच जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। हमें वो एरियाज एक्सप्लोर करने हैं जहाँ से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है ज़्यादा बढ़ सकती हैं। एमएनसीज़ को एनकरेज करें कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करें, लोगों को रोज़गार दें। ओके, आफ्टर दैट इसमें ये भी आ सकता है कि हम जो है अपनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैसे कम करें, ताकि बाय रिड्यूसिंग द फॉर्म्स या अननेसेसरली डॉक्यूमेंट्स, ताकि जो फॉरेन ट्रेड में यूज़ किए जाते हैं, सो दैट हम अपनी फॉरेन जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसको कम कर सकें। ओके, ये थी आपकी जो पहले बताई एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 2004-2009। अब न्यू पॉलिसी की हम बात करेंगे, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 2009-2014। अब इस पॉलिसी में क्या क्या स्टेप्स उठाए गए। द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया announced the new foreign trade policy 2009-2014 on August 26, 2009। ये पॉलिसी अगस्त 26 को अनाउंस की गई थी 2009 में, और ये इन फोर्स आई अगस्त 27, 2009 में। ओके, इस पॉलिसी का जो ड्यूरेशन था वो अगस्त 27, 2009 से मार्च 31, 2014 तक था। ये कवर करती है ट्रेड बोथ इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। ओके, ये पॉलिसी तब अनाउंस की गई थी थ्रू यूपीए गवर्नमेंट जब पूरा वर्ल्ड जो है वो इकोनॉमिक स्लो डाउन को फेस कर रहा था। ठीक है, कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन अफेक्टेड बैडली। ओके, एंड ऑल मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ट्रेड, कैपिटल फ्लोज, अनएम्प्लॉयमेंट, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन हैव टेकन अ हिट। सो ये जो पॉलिसी बनाई गई थी, तो वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया कि 53 मिलियन मोर पीपल वुड फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी। ओके, और इससे भी ज़्यादा बिलियन के करीब लोग जो हैं दे विल गो क्रॉनिकली हंग्री। लोगों बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी, पॉवर्टी की समस्या भी बढ़ जाएगी, और जो है खाने पीने की दिक्कत भी होगी। सो इंडिया हैज़ नॉट बीन अफेक्टेड टू सेम एक्सटेंट जैसे बाकी कंट्रीज या बाकी इकोनॉमीज इफेक्ट हुई थी उस टाइम पर, बट हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए थे ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड ऑफ ओवर गुड्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी अनाउंस की गई थी ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सकें। इस पॉलिसी का शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव यही था कि हम डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है वो एक्सपोर्ट्स का रिवर्स कर सकें और एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें उन सेक्टर्स को जो बैडली हिट हुए हैं बाय रिसेशन, सच एज टेक्सटाइल सेक्टर, आपका हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, जेम्स सेक्टर, ज्वेलरी सेक्टर, लेदर गुड्स। ठीक है,
तो इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स को रिकॉग्नाइज किया उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पर स्ट्रेस किया। ओके, और कुछ एक्सपोर्टर्स को जिनको स्टेटस हाउसेस का कॉन्सेप्ट, स्टेटस हाउसेस का बैग दिया जाता था, आगे हम पढ़ेंगे कि स्टेटस हाउसेस क्या होते हैं, उन स्टेटस होल्डर्स को परमिट भी किया गया कि वो कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकें। तो अब हम इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला है टू रिवर्स डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ एक्सपोर्ट, कि हमने कोशिश की इस पॉलिसी को लॉन्च करके कि हम जो एक्सपोर्ट्स का डिक्लाइनिंग ट्रेंड है उसको रिवर्स कर सकें। जो एक्सपोर्ट का टारगेट है हमारा इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली 13-14 का, ठीक है, वो उस जितना भी टारगेट है, आपने सपोज यूएस डॉलर 500 बिलियन का टारगेट रखा है, तो आप उसको अचीव कर सकें। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द सेक्टर्स विच हैव बीन बैडली हिट बाय रिसेशन। जैसा मैंने बताया कि इसमें हमने कोशिश की कि जो सेक्टर्स बैडली हिट है रिसेशन से, जैसे टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, लेदर गुड्स, उनको एडिशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाए। देन इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड के अंदर जो है डबल कैसे किया जाए शेयर, जैसे इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था कि बाय 2020 या बाय 2021 हम इंडिया का शेयर जो है वो वर्ल्ड ट्रेड के अंदर इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट, टू सिंप्लीफाई प्रोसीजर गवर्निंग एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, हमने इस पॉलिसी में कोशिश की कि हम अपने एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का जो प्रोसीजर है वो सिंप्लीफाई कर सकें। देन नेक्स्ट, कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को, मॉडर्नाइजेशन को और कम्पिटिटिवनेस जो है इंडियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की, उसके ऊपर स्ट्रेस कर सकें। और इसमें हमने ये भी कोशिश की कि हम जो है प्रोसीजर जो है सिंप्लीफाई कर सकें रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। नेक्स्ट, R&D डेवलपमेंट के ऊपर और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर जो है हम स्ट्रेस कर सकें। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो इस पॉलिसी में लिए गए। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स या प्रोविजंस ऑफ एग्जिम पॉलिसी 2009-2014। अब इस पॉलिसी में जो है हमने क्या क्या फीचर्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स जो है जो सेट किए थे, उनमें हमने क्या क्या काम किया। अब हम सेक्टर वाइज इनको स्टडी करेंगे कि इन सेक्टर्स में हमने क्या क्या स्टेप्स उठाए या क्या क्या नई इम्प्रूवमेंट्स की। पहला है प्रोविजन फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब एग्रीकल्चरल सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें पोटेंशियल है कि वो रूरल एरियाज़ की प्रॉस्पेरिटी को वापस ला सके। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर वो सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करता है। तो इसमें कुछ स्पेशल पैकेजेस अनाउंस किए गए, जैसे पहला था विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग योजना। ये योजना जो है वो चलाई गई थी एग्जिम पॉलिसी के अंदर स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सपोर्ट। किन चीज़ों की एक्सपोर्ट्स? फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, फ्लावर्स की और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की। इस सेक्टर में जो है कैपिटल गुड्स को हम इजीली इंपोर्ट कर सकें, उसके ऊपर स्ट्रेस किया गया कि इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स वर लिबरलाइज्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए, जो भी कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करने हैं। देन इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स, जो भी एग्रीकल्चर के लिए आपको इनपुट्स चाहिए, जैसे पेस्टिसाइड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, ठीक है, वो इजीली आप इंपोर्ट कर सको। ठीक है, और इसमें जो कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट करते हो, ओके, वो इंस्टॉल कर सकते हो कहीं भी अगर आपने एग्री एक्सपोर्ट जोन्स बनाए हुए हैं। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कौन से होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट कुछ कंसेशंस, कुछ बेनिफिट्स देती है एक्सपोर्ट हाउसेस को कि वो अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कर सके। ठीक है, तो इसी तरीके से कैपिटल गुड्स अगर आप इंपोर्ट करते हो, तो अगर आप एग्री एक्सपोर्ट जोन्स आपने बनाए हैं उनमें आप लॉन्च करते हो, तो इजीली आप उनको लॉन्च कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये थे कुछ प्रोविजंस जो हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए उठाए। नाउ सेकेंड इज जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। अब जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए क्या क्या हमने स्टेप्स लिए कि हमने इसमें ये देखा कि जो आप पर्सनल कैरेज, आप जो यू वैल्यू लिमिट लगाते हो उसके ऊपर, उसको हमने इंक्रीज़ किया। मीन्स के हमारा सपोज करो आपने कोई जेम या ज्वेलरी बनाई है और आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो या फॉरेन कंट्री में उसकी एग्जीबिशन लगाना चाहते हो, तो इन दैट केस आपके प्रमोशनल टूर्स का जो भी खर्चा होगा, एक्सपोर्ट टूर्स का जो भी खर्चा होगा, उनको जो है
इंक्रीज़ किया गया, उनका बजट जो है वो इंक्रीज़ किया गया। ओके, और ये कोशिश की गई कि जो एक्सपोर्टर्स हैं आपके जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर के, वो इजीली जो है इंपोर्ट भी कर सकें इनपुट्स, अगर उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए जेम्स की या ज्वेलरी सेक्टर, ज्वेलरी से रिलेटेड जो भी इनपुट्स चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो अगर आपने इंपोर्ट करना है तो इजीली आप उसको इंपोर्ट कर सको। ओके, और इसके अलावा जो आपके ज्वेलरी पार्सल्स होते हैं उनके वेट के हिसाब से यू कैन एक्सपोर्ट देम। पहले वेट पर भी एक बैन था, एक बाउंडेशन थी कि आप इतना वेट ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अब जो है आप वेयर स्पीड पोस्ट या फॉरेन पोस्ट ऑफिस के थ्रू ज्वेलरी पार्सल्स भी जो है डिपेंडिंग अपॉन कितना वेट है वो एक्सपोर्ट भी इजीली कर सकते हो। ओके, और अगर आप सपोज एक्सटेंशन लेना चाहते हो नंबर ऑफ डेज में, अगर आपकी कोई ऐसी अनसोल्ड आइटम्स हैं, ठीक है, आपने सपोज एग्जीबिशन लगाई और आपकी कोई अनसोल्ड आइटम्स हैं, आप उनको दोबारा से री इम्पोर्ट करना चाहते हो, तो आपको कुछ नंबर ऑफ डेज की एक्सटेंशन चाहिए, तो आप वो एक्सटेंशन भी ले सकते हो। ओके, और इसमें हमने ये भी स्ट्रेस किया कि इंडिया को जो है हम डायमंड इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब बनाएं। डायमंड बोर्स बोलते हैं इसको, डायमंड BOURS बोर्स। सो वी आर इन दिस पॉलिसी in an endeavor to make India a diamond international trading hub. It was planned to establish and to take steps to improve this, and steps were taken to improve this diamond policy. नेक्स्ट इज हैंडलूम एंड, थर्ड है आपका हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। इस सेक्टर के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स उठाए, इस सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए हमने जो है स्पेशल फंड्स अरेंज किए। किसके अंडर? मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस के अंडर और मार्केट एसेस इनिशिएटिव स्कीम्स के अंडर। ये दो स्कीम्स हैं MDA एंड MAI, जिनके तहत जो है हमने स्पेशल फंड्स अरेंज किए ताकि हम हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करें। ओके, नेक्स्ट इसमें हमने जो है हैंडीक्राफ्ट जितने एक्सपोर्ट्स हैं उनको हमने एक नाम दिया जिसको हम बोलते हैं स्पेशल फोकस प्रोडक्ट्स, कि ये स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं और इनके ऊपर जो है स्पेशल स्ट्रेस किया जाएगा, सेल के ऊपर स्पेशल स्ट्रेस किया जाएगा, और जब इनकी सेल होगी और जो जितने भी आप सेल कर पाओगे आपको हायर इंसेंटिव पे किया जाएगा। इसमें जो आपकी हैंडीक्राफ्ट की काउंसिल होती है जो डील करती है स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उनको ऑथोराइज किया गया कि वो जो है इजीली इंपोर्ट भी कर सकते हैं कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स, कुछ ऐसे मटेरियल्स जो आपको इस हैंडीक्राफ्ट की प्रोडक्शन के लिए चाहिए हैं, और इजीली जो है आपको ड्यूटी फ्री या कस्टम फ्री इजीली आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इस सेक्टर के अंदर ये सारे प्रोविजंस इसमें लिए गए। नेक्स्ट है मैरीन सेक्टर। ठीक है, मैरीन सेक्टर आ जाता है जो आपका फिशरीज प्रोडक्ट से रिलेटेड है, या आप कोई भी सामान जो है वो एक्सपोर्ट करते हो थ्रू शिप और कार्गो। ओके, तो इस केस में क्या होता है कि इंपोर्ट्स फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अगर आप कोई इंपोर्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए कर रहे हो स्पेशली फिशरीज सेक्टर में, ओके, तो वो एग्जम्प्ट होंगे फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। मीन्स आप जब इनको इंपोर्ट करते हो तो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन, कोई ड्यूटी, कोई टैक्स जो है वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, या कम से कम जो है वो पे करना पड़ेगा। आपके जो भी मैरीन प्रोडक्ट्स हैं उनको कंसेशन मिल जाएगी अंडर विशेष कृषि उपज एंड ग्राम उद्योग योजना। मीन्स अगर आप ये एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग योजना, एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए कोई प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हो, मैरीन प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हो, तो आपको जो है कंसेशन या छूट मिल जाती है। ओके, और अगर आप सपोज करो आप कोई फिशिंग के लिए जो है इंपोर्ट कर रहे हो कोई सामान, तो आपको जो है वो कंसेशनल रेट पर मिल जाता है। ठीक है, विदाउट एनी ड्यूटी। मीन्स आपको जो है इसमें ड्यूटी फ्री इंपोर्ट मिलती है, ड्यूटी फ्री इनपुट्स मिलते हैं, ड्यूटी फ्री जो है कंसेशंस मिलती हैं, ताकि आप इजीली जो है इंपोर्ट को जो है वो एनकरेज कर सको। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर लेदर गुड्स एंड फुटवियर। लेदर गुड्स एंड फुटवियर के केस में हमने ये कोशिश की कि आपके जो मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स हैं फॉर एफिलिएंट ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट्स उनको एग्जम्प्ट किया जाए कस्टम ड्यूटी से। ठीक है, जो अगेन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो है वो एनकरेज किया जाए, या लेदर गुड्स की एक्सपोर्ट के ऊपर जो है आप जब उनको एक्सपोर्ट करते हो तो इजीली आप उनको जो है एक्सपोर्ट कर सको और उनकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अगर आप सपोज करो
आप 100 यूनिट्स एक्सपोर्ट करते हो तो 100 से 200 या 300 यूनिट्स जो है वो आप उनको एक्सपोर्ट कर सको। और इसमें हमने री एक्सपोर्ट के ऊपर भी स्ट्रेस किया कि आप जो है अनसुटेबल इम्पोर्टेड मटेरियल्स होते हैं, जैसे कोई ऐसा इम्पोर्टेड मटेरियल है जैसे रॉ हाइड्स हो गए या रॉ स्किन्स हो गए या कोई रॉ लेदर हो गया, तो उनको आप री एक्सपोर्ट कर सको, दोबारा से एक्सपोर्ट कर सको। ओके, नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर स्पोर्ट गुड्स एंड टॉयज। अब स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज के भी ऊपर भी जो है उनके ऊपर भी हायर इंसेंटिव्स दिए गए, इनकी प्रमोशन के ऊपर स्ट्रेस किया गया, इनके लिए स्पेशल फंड्स अरेंज किए गए अंडर मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड मार्केट एसेस इनिशिएटिव। ठीक है, इनकी भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के ऊपर स्ट्रेस किया गया और इनको भी बेनिफिट्स दिए गए और इस सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट है आपका स्टेटस ऑफ एक्सपोर्ट एंड ट्रेडिंग हाउस। अब स्टेटस ऑफ एक्सपोर्ट एंड ट्रेडिंग हाउस का मतलब क्या है कि कुछ स्टेटस कैटेगरीज होती हैं, जो एक्सपोर्ट हाउसेज होते हैं उनको हम कैटेगरीज में बांट देते हैं और उनकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है हम जो है ये डिसाइड करते हैं कि वो कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्सपोर्ट हाउस है, ओके, तो अगर उसकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, अगर एक एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर उसकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 20 करोड़ की है तो उसको हम एक्सपोर्ट हाउस बोलेंगे। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक्सपोर्ट जो है वो 2500 करोड़ की है तो हम उसको स्टार ट्रेडिंग हाउस बोलेंगे। अगर एक एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 7500 की है तो उसको हम प्रीमियम ट्रेडिंग हाउस बोलेंगे। तो ये था आपका स्टेटस ऑफ एक्सपोर्ट एंड ट्रेडिंग हाउस। स्टेटस होल्डर आपको बना दिया जाता है और स्टेटस होल्डर की कैटेगरी के हिसाब से जो है आपकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं ताकि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सको और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर सको। ठीक है, ये सेट किए जाते हैं अंडर द SEZ एक्ट 2005। ओके, इनको हम ड्यूटी फ्री एनक्लेव्स भी बोलते हैं और इनके ऊपर जो है जो भी गुड्स इसमें आते हैं, इस एरिया में आते हैं, वो एक्सपोर्ट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड जो आप मैन्युफैक्चर करते हो इनमें गुड्स, इनमें सारे कंसेशंस आपको मिलते हैं, जैसे इनकम टैक्स कंसेशन हो गया, एग्जम्पशन फ्रॉम सर्विस टैक्स हो गया, कस्टम या एक्साइज ड्यूटी से आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट है फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन, इनको FTWZ भी बोलते हैं। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल ट्रेडिंग हब, इसमें हमने फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन भी बनाया है। ये भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रोविजंस के थ्रू ही गवर्न किया जाता है। ओके, इनको हम स्पेशल कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं। ठीक है, इनको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जिसमें जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन को दिए जाते हैं और इनका जो बजट होता है वो 100 करोड़ का होता है। ठीक है, और इसमें फ्री ट्रेड इनको इनकरेज किया जाता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। इंडिया के फॉरेन ट्रेड को जो है वो बूस्ट किया जाता है इस पॉलिसी के अंडर। नाउ नेक्स्ट इज प्रमोशनल मेजर्स फॉर एक्सपोर्ट्स। ये प्रमोशनल मेजर्स, कुछ प्रमोशनल स्टेप्स जो हैं हमने एक्सपोर्ट में लिए हैं। क्या क्या लिए हैं जो इस पॉलिसी में कवर होते हैं? पहला है सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम, कि स्पेशल स्कीम हमने लॉन्च की, सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम, कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को जो है इंडियन सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके। सर्विसेज के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम सर्विसेज की एक्सपोर्ट को की ग्रोथ को इम्प्रूव करें और एक पावरफुल और यूनिक ब्रांड जो है वो रिकॉग्नाइज करें ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें हमने क्या किया है, इंडिविजुअल जो आपके जो है फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अगर एक इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है एटलीस्ट 5 लाख का, या अदर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं एटलीस्ट ₹10 लाख का, ओके, तो उनको जो है आपने ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्न, इनको आप सर्विस प्रोवाइडर्स को वो देते हैं। तो 10% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो आप अर्न करते हो, ठीक है, वो इनको प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई आपका सर्विस प्रोवाइडर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है 5 लाख का, या कोई अदर सर्विस प्रोवाइडर है वो अर्न करता है 10 लाख का। नेक्स्ट है सेकंड है विशेष कृषि उपज एंड ग्राम उद्योग योजना। ये भी प्रमोशनल मेजर में आता है एक्सपोर्ट के।
ठीक है। इसमें हम एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या ग्राम उद्योग प्रोडक्ट्स या अदर प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी उसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। ये जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स बताए हैं इनको हम ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स में काउंट करते हैं, जिसको हम 5% ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। इसमें कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो हैं उन पे हम छूट लगा देते हैं। जैसे हमने 5% की छूट लगा दी कि अगर हम इनको इम्पोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें 5% का जो है एग्जम्पशन या कंसेशन मिल जाएगा। ठीक है। जो हमें एग्जम्पशन मिलेगा 5% का वो हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी और यूनिट को या किसी और इनपुट को जो है इम्पोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस, इसको हम MDA बोलते हैं। ये स्कीम जो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के थ्रू गवर्न की जाती है। इसमें जो है बेटा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है एक्सपोर्टर्स को। किस तरीके की कि वो ट्रेड फेयर्स या एग्जीबिशंस में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकें। कोई भी बायर सेलर की मीट होती है फॉरेन कंट्री में, कोई ट्रेड मीट होती है, उसके लिए आपको मिलना पड़ता है तो वो आप अब्रॉड जा सको। ठीक है। आपको कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए सेमिनार में पार्टिसिपेट करना है, आप इजीली उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस जो है आपको फंड्स प्रोवाइड करती है, आपके ट्रिप्स को, टूर्स को, एग्जीबिशंस को स्पॉन्सर करती है। नेक्स्ट है मार्केट एसेस इनिशिएटिव। मार्केट एसेस इनिशिएटिव वो स्कीम है जिसमें हम और चीज़ों के लिए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे आपने कोई मार्केट स्टडी करनी है या सर्वे करना है फॉरेन कंट्री के अंदर, आपने कोई शोरूम या वेयर हाउस खोलना है फॉरेन कंट्री के अंदर, आपने इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करना है, आपने कोई ब्रांड प्रमोशन करनी है या आपने कोई कंसल्टेंट हायर करना है किसी और कंट्री में, तो इस केस में आपको जो है कंसेशन मिल जाती है, 25 से 100% की भी मिल जाती है डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस। नेक्स्ट है आपका फोकस मार्केट स्कीम। ओके। ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी पहली पॉलिसी में जो हमने पीछे पढ़ी थी 2004-2009 में। ठीक है। इसमें क्या होता है, दिस स्कीम योर एम्स एट ऑफसेटिंग हाई कॉस्ट ऑफ फ्राइट एंड अदर डिसएबिलिटीज फेस्ड बाय एक्सपोर्टर्स इन असेसिंग दोज मार्केट्स। ठीक है। कि इसमें जो है एक्सपोर्टर को हम अलाउ कर देते हैं ड्यूटी क्रेडिट एट द रेट ऑफ 3%। ये ड्यूटी क्रेडिट मीन्स ये आपको एग्जम्पशन मिल जाता है 3% का, और ये 3% का जो आपको एग्जम्पशन मिल जाता है ये आप यूज़ कर सकते हो। कोई इम्पोर्ट ड्यूटी आपने पे करनी है, जो आपको सपोज करो आप कोई इनपुट्स इम्पोर्ट कर रहे हो या गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हो, कैपिटल गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हो जिसपे आपको इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी है, तो वो 3% का जो आपको कंसेशन मिला है वो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो ये होता है आपका फोकस मार्केट स्कीम। नेक्स्ट है फोकस प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है। ये भी 2004 और 2009 की पॉलिसी में लॉन्च किया गया था। इसमें हम स्ट्रेस करते हैं प्रमोशन एक्सपोर्ट्स की। कौन से प्रोडक्ट्स की, जैसे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की, जैसे मैंने बताया, लेदर प्रोडक्ट्स की, स्पोर्ट्स गुड्स की, इंजीनियरिंग गुड्स की, क्लॉक्स की, वॉचेस की, इनकी प्रोडक्शन के ऊपर या इनकी प्रमोशन के ऊपर फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है। एंड लास्ट इज योर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। ठीक है। इसको हम पहले एडवांस लाइसेंसिंग स्कीम भी बोलते थे। ठीक है। इसमें हम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स जो है वो अलाउ करते हैं, जैसे आपके फ्यूल, ऑयल, एनर्जी, कैटलिस्ट जो आप यूटिलाइज करते हो। ठीक है। ताकि आप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स की जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सको। ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको कंसेशन मिल जाता है। इसमें अगर आपने कोई ऐसा इनपुट है जिसके ऊपर बैन लगा हुआ है इंपोर्ट करने के ऊपर, तो वो प्रोहिबिटेड आइटम्स को भी जो है आप इंपोर्ट कर सकते हो इस स्कीम के अंडर। ठीक है। ये आपकी जो फैसिलिटी है ये मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स और मर्चेंट एक्सपोर्टर्स दोनों को मिलती है। ठीक है। इसमें जो है आप ड्यूटी फ्री इनपुट्स को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो बिफोर योर फाइनल प्रोडक्ट इज एक्सपोर्टेड इन द मार्केट। Last is your evaluation of EXIM policy. Now evaluation means that कुछ मेरिट्स हैं इस पॉलिसी के। क्या क्या मेरिट्स हैं ब्रीफ में मैं बता रही हूँ। पहला है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है, क्योंकि ये सभी सेक्टर्स को कवर करती है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, हैंडलूम है, मैरीन है, सर्विस है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। सेकेंडली ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करती है। ठीक है। बाय डेवलपिंग वेरियस सेक्टर्स, जैसे लेबर इंटेंसिव गुड्स जो हैं, जैसे आप एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हो, लेदर में, जेम्स में,
हैंडलूम में, तो उन सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है। थर्ड है कि इसमें प्रोसीजर जो है वो हमने सिंप्लीफाई कर दिए हैं ताकि हम फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दे सकें। डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स हमने कम से कम कर दिए हैं, तो ये इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट, इसमें हमने स्पोर्ट्स गुड्स की प्रमोशन के ऊपर जो है स्पेशल फोकस किया है, उसके लिए हम हायर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इसमें हम एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, जैसे पोर्ट्स, कंटेनर, फ्राइट स्टेशंस, रोड्स, जिनका इम्पैक्ट पड़ता है एक्सपोर्ट के ऊपर, उन सेक्टर्स को हम ज़्यादा जो है। नेक्स्ट, इसमें हम कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर ज़्यादा जो है फोकस करते हैं कि हम अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को किस तरीके से कम करें। देन ये ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी है क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा रही है और हमारे ट्रेड डेफिसिट को, हमारे घाटे को, ठीक है, नुकसान को कम कर रही है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के ऊपर तरफ ये पॉलिसी जा रही है। ज़ीरो ड्यूटी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स। ऐसे ही आपके केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, प्लास्टिक हैं, अपेरल्स हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, उनमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रही है। नेक्स्ट, लिबरल। लिबरल मीन्स ईजिली आप इंपोर्ट कर पा रहे हो, चाहे वो रॉ मटेरियल है, कैपिटल गुड्स हैं, टेक्नोलॉजी है, ईजिली यू कैन इम्पोर्ट। ओके, एंड लास्ट इज योर्स टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, कि इसमें हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो है उसको हमने बूस्ट किया है और उसकी लिमिट को जो है हमने इंक्रीज किया है, ठीक है। और जो है मीन्स लिमिट मीन्स कि हम उनकी उन सेक्टर्स की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो स्ट्रेस कर रहे हैं। ओके, और इसका जो बजट है उसके ऊपर हमने फोकस किया है कि हम जो भी जो है हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर जो है आपका, तो इसको जो हमने है टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के अंदर डाल दिया है, ठीक है। और इसका जो बजट है, सपोज अगर इसका बजट 200 करोड़ का था तो हमने कोशिश किया है कि वहाँ हम इसको बजट को ऊपर जो है एफर्ट्स करें और उसको कम से कम लेकर आए, तो अब हमने उसको 150 या 120 करोड़ के ऊपर स्ट्रेस किया। तो दिस वाज ऑल इन दिस पॉलिसी that in which we studied about number of concessions for exporters, sharply focus on development of special economic zones, infrastructure developments, procedural simplifications and all. So overall this policy will help in boosting your foreign trade, and it is the latest policy according to the latest guidelines for development of your international market. Thank you.